हमने लास्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे थे कि किन किन रूल्स को लेकर के दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। सो इस क्लास में हम देखेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। सो एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो एवोगैड्रो ने बोला था कि अगर मेरे पास कोई फिक्स टेम्परेचर है और फिक्स प्रेशर है, सो उस पर जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज है वो मिलके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। तो ये एवोगैड्रो ने एक और प्रोपोजिशन दिया था उस टाइम पे कि ये जो अबव रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है ऊपर वाला, ये बस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है। लेकिन फिर ये बाद में कंसिडर हुआ कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के भी ये वाला कंसेप्ट वैलिड होता है। ओके, सो यही है अपने पास एवोगैड्रो लॉ। इसे हम और अच्छे तरीके से समझें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, और मैं इसे कंबाइन कर रहा हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, या फिर एटम से जो भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो फिर ये मेरे पास मिलके कन्वर्ट होके बना रहे हैं H2O, जो कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो हमने लिया था वॉल्यूम, जो हमने लिया था वो लिया था H2 के लिए थे 2। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस ना करके अभी के लिए ऐसे लिख दूं तो हाइड्रोजन के लिए हमने 2 वॉल्यूम्स लिए थे और ऑक्सीजन के लिए हमने 1 वॉल्यूम लिया था, और फिर उसने बनाए थे 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर या फिर 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस ना करूं तो यही एवोगैड्रो ने बोला था, जिसको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे आज, मेन इम्पॉर्टेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि मैटर जो है किस तरीके से जुड़ता है, मैटर किस तरीके से कंबाइन होता है, तो ये हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था डेट मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, यानी कि जो एटम्स हैं वो मैटर में इंडिविजिबल होंगे, और जितने भी एटम्स होंगे वो सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो अब किसी के साथ भी जुड़ के कुछ भी बना दें। तो एलिमेंट की तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी हमेशा, और उनका मास भी हमेशा सेम ही रहेगा, जो कि सेकंड पॉइंट में बोला है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड इंक्लूडिंग एटॉमिक मास, वो भी अपना सेम रहता है किसी भी एलिमेंट का। फिर इसमें थर्ड पॉइंट बोला था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जो भी अपने कंपाउंड्स बनेंगे वो हमेशा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के फिक्स्ड रेशियो में बनेंगे। तो सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो वो मिलकर जो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे वो हमेशा जो उनका रेशियो होगा ना फॉर्मेशन का, वो हमेशा सेम रहेगा। ये थर्ड पॉइंट में बोला था। और फोर्थ पॉइंट में बोला था दैट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दे आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ना तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना ही क्रिएट हो रहे हैं, बल्कि वो बस रीअरेंज हो रहे हैं आपस में, ये उन्होंने फोर्थ पॉइंट में बोला था। और डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो कुछ कुछ जगह फेल हो गई थी, वो कुछ कुछ चीजें नहीं बता पाए थे, जैसे कि वो जो हमने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स पढ़ा था वो उसको नहीं बता पाए थे। सो ये ड्रॉबैक एंड डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं। पहला, ही कुड नॉट एक्सप्लेन गैसियस वॉल्यूम्स लॉ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और इसका एक और जो था ड्रॉबैक वो ये था कि ही कुड नॉट आल्सो आंसर डेट की कंबाइन होने के बाद किस तरीके से एटम्स फॉर्म होते हैं। तो इस चीज़ का आंसर दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसको मैं लिख देता हूँ, ही कुड नॉट एक्सप्लेन। सो रॉबर्ट का क्वेश्चन है मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या होते हैं। सो रॉबर्ट, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ेंगे आज या फिर नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब क्या होती हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है ना अपने पास सॉल्यूशंस की, उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो वो भी हम पढ़ेंगे जब हम निकालेंगे कि किस तरीके से हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, वो भी आज का टॉपिक में है, लेकिन जो कुछ कंसंट्रेशन रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे केमिस्ट्री की। ओके, और इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मेलिटी काफ़ी यूज होती है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप जब आप पढ़ेंगे 12th में, उसमें काफ़ी ये मोलैलिटी, मोरैलिटी और नॉर्मेलिटी यूज़ की जाती हैं। सो एक और चीज़ जो अब हम शुरू करने वाले हैं वो है एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास होता क्या है। सो एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। आपने देखा होगा कि जो एटम है वो बहुत छोटा होता है और उसको मेजर करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन प्रेजेंट डे में हम क्या करते हैं कि जो कार्बन 12 एटम होता है उसको यूज करके किसी का मास मेजर करते हैं, मतलब उसके रेफरेंस में। तो कार्बन 12 क्या है, वो जनरली एक आइसोटोप है कार्बन का, आइसोटोप है कार्बन का, जिसको हम 12C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड 12C इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो 12 एटॉमिक मास यूनिट्स जो होती हैं उसका नंबर इसको असाइंड है
12C को। सो एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU से भी डिनोट कर देते हैं। एटॉमिक मास यूनिट की ये शॉर्ट फॉर्म है जनरली। सो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी कि जो कार्बन 12 एटम का जो मास होगा, अगर मैं उसका 1/12 कर दूं कार्बन 12 एटम के मास के, इसका जो मास आएगा तो मुझे मिल जाएगा वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। ठीक है। सो जो ये निकल कर आती है ये एवोगैड्रो कांस्टेंट, यहाँ पर रॉबर्ट ने पूछा है। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी हम पढ़ेंगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है वो यहीं से निकल कर आता है, उसका कंसेप्ट भी। सो जो वन एटॉमिक मास यूनिट है उसकी वैल्यू ये आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आजकल वैसे जो वन एटॉमिक मास यूनिट है ना, उसको हम यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। सो वन एटॉमिक मास की जगह अगर कहीं पे यूनिट यू लिखी हुई है तो उसका मतलब है यूनिफाइड मास। फिर अपने पास एक कंसेप्ट निकल कर आता है एवरेज एटॉमिक मास का, कि अब भाई ये एवरेज एटॉमिक मास है क्या। सो क्या होता है, कई बार कुछ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। अब जैसे मेरे पास कार्बन का ही एक एटम है, तो कार्बन के हमारे पास नेचुरली 3 आइसोटोप हैं, एक 12C, एक 13C, एक 14C। तो 13C 14C का मतलब है कि उनके मास है, ये जो हमें मास गिवन है कार्बन एटम के आइसोटोप के। तो इनकी नेचर में कितने परसेंट में पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे नोट डाउन है कि 98.892% के उसमें पाया जाता है, ये 1.10% में पाया जाता है, और ये बहुत ही कम 2 × 10⁻10 की परसेंटेज में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि हम इससे एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 98.892 जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं परसेंटेज की फॉर्म में अगर देखूँ तो हो जाएगा 98.892 अपॉन 100, और इसके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके एटॉमिक मास से जो मुझे गिवन है 12। ओके, फिर मैं इसमें प्लस करूंगा, ये मेरे पास एक टर्म हो गई। फिर इसमें सेम मैं दूसरे के लिए भी ये करूंगा 13C के लिए, तो इसमें क्या करूंगा मैं 1.108 लिख लूंगा और डिवाइड करूंगा इसे 100 से, और इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके मास से जो है 13। ये एक अनदर टर्म हो गई मेरी। फिर जो तीसरे के लिए भी मैं सेम यही काम करूंगा 14C के लिए, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻10 था मेरे पास, इसे मैंने क्या किया अपॉन 100 करके लिख दिया, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसके मास की जो था 14 और जोड़ दिया। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे पास जो है 12U निकल कर आता है, जो कि एवरेज एटॉमिक मास है। और जितने भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़ते हैं उन सब के जो मासेज हैं वो भी इसी तरीके से निकल कर आते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से हम निकालते हैं, या फिर इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्टीव का क्वेश्चन है, सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन। सो स्टीव, व्हाट वी हैव डन हियर इज we have just calculated the average atomic mass from the isotopes of the given atom. So let us consider we have the carbon atom and we have naturally occurring 3 isotopes of carbon, that is 12C, 13C and 14C. So what we have just done is we have just multiplied the individual mass of these isotopes with the percentage of abundance of these atoms. So let's say 12C is available 98.892% in the environment. So what we have done, we have just multiplied it by its atomic mass 12. And in another case, we have just multiplied the abundance of 13C atom in the environment with its atomic mass. And in the third case, we have done the similar thing. So with this, we can calculate the average atomic mass. So if we will calculate this whole term, what I have written here, we will get with 12. And अगर मैं उसकी यूनिट भी स्पेसिफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 12U, जैसे हम U यूनिफाइड मास भी होता है। सो इसी तरीके से हम जितने भी एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे, एटॉमिक मास हमने अब स्टडी कर लिया है, वी विल स्टडी मॉलिक्यूलर मास। So what is molecular mass? Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास है एक मीथेन का मॉलिक्यूल। सो मीथेन है, जनरली हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, पढ़ेंगे आप इसे बाद में, व्हाट इज मीथेन। सो अभी हमने देखा जस्ट कि कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। ओके, एंड हाइड्रोजन का मेरे पास मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। सो मैं इसे लिखूंगा +4 × 1। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा मेरे पास आ जाएगा 16U। सो मेरे पास जो मीथेन का मास हो जाता है वो हो जाता है 16U।
इस तरीके से ये एक मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल था और मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ग्लूकोज है, C6H12O6 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 6 एटम्स हैं कार्बन के। तो कार्बन का मास मैंने देखा था वो होता है 12, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी 6 के साथ। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, तो मैंने क्या किया 12 इंटू 1 कर दिया, जो कि हाइड्रोजन का मास है। और ऑक्सीजन के मेरे पास यहाँ पर 6 एटम्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑक्सीजन के मास से। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है मेरे पास 16। तो अगर मैं अब इस चीज़ को कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 6 या 72 प्लस 12, यस स्कॉट का आंसर सही है 180, एंड देन आई विल गेट 16 6 या 96 या 180 यू और 180 ग्राम दोनों ही सही हैं। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 180। सो दिस इज द मेथड बाय विच आई कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मूला मास। तो अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, लेकिन अगर मेरे पास आ जाते हैं सॉल्ट्स आ जाते हैं। सॉल्ट्स आपने पढ़े होंगे, जैसे सॉल्ट का एक सिंपल एग्जांपल है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। दिस इज रिटन ओवर हेयर ऑल्सो। सो लेट्स से कि मुझे अब NaCl का मास निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। So I will just apply the same formula, and the formula is I will just add the atomic mass of sodium with the atomic mass of chlorine, that is 23U plus 35.5U, and I will get 58.5U. So this is the formula mass for NaCl. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टर्म की यूज़ करी। NaCl के लिए मैंने फॉर्मूला मास यूज़ किया, और ऊपर जो मीथेन थी या फिर ग्लूकोज था उसके लिए मैंने मॉलिक्यूलर मास यूज़ किया। सो सिंपली द आंसर इज सिंपल कि जो NaCl वो मेरे पास है सॉल्ट। तो जितने भी अब मेरे पास सॉल्ट आएंगे उनको मैं मॉलिक्यूलर मास ना लिख करके फॉर्मूला मास से रिप्रेजेंट करूंगा। और मेरे पास जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स आएंगे जो सॉल्ट नहीं है, तो उनको मैं मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो बस इसके लिए मैंने दो टर्म्स यहाँ पर लिखी, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। निकलते दोनों सेम मेथड सेम फॉर्मूले से हैं। सो मैं यहाँ पे एक और नई चीज़ देखता हूँ, व्हाट इज मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। सो मैंने अभी देखा कि एटम्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव स्मॉल साइज, और बहुत लार्ज नंबर में ये मौजूद होते हैं। सो इफ आई हैव स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर, then I have to just manipulate them, or I have to keep them in just one container so that I can study them. So handling these such large numbers is very hard. So that's why we introduced another quantity, or we can say another entity, mole. सो मोल हमने पढ़ा था कि ये एक यूनिट होती है, सेवेंथ बेस यूनिट होती है SI सिस्टम में। जो मोल है वो इंट्रोड्यूस करी थी एज दी सेवेंथ बेस क्वांटिटी। वो हमने जब SI सिस्टम्स पढ़ा था उसमें 7 यूनिट्स गिवन थी, तो उसमें एक मोल भी था। तो हम बात कर रहे थे, वो हम पढ़ेंगे, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं कि मोल क्या एक यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्मॉल साइज होता है और ये बहुत लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। तो इनको समझने के लिए हमने एक नई यूनिट क्वांटिटी पढ़ने की कोशिश करी, डेट इज मोल। सो व्हाट इज 1 मोल? So 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the 12C isotope. तो आप देख सकते हैं कि 12 ग्राम और 12C isotope टर्म यहाँ पर दोबारा आ गई। So what is the use of this 12C isotope here? So 1 mole क्या है? सिंपली अगर मैं 12 ग्राम का वेट करूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, तो 12 सिंपल 12C आइसोटोप का अगर मैंने वेट किया तो वो इस तरीके से आ गया 12 ग्राम। लेकिन अब इस 12 ग्राम में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल से। सो हम वो निकालते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं मोल की। जैसे अभी रॉबर्ट ने बोला था एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो बेसिकली ये जो मोल है इससे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में भी अभी निकालने वाले हैं। ओके रॉबर्ट। सो मेरे पास जो मास था कार्बन एटम का, वो मैंने क्या किया, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करता है। सो व्हेन आई फाउंडेड द मास ऑफ द 12C एटम, आई फाउंडेड इट टू बी दिस 1.992648 into 10⁻⁻23। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर से यूज करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो अब लेट्स से कि अब मैं किस तरीके से इससे निकाल सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं। यानी कि मेरे पास जो 12C आइसोटोप है उसकी 1 ग्राम जो क्वांटिटी है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद हैं। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। लेट्स से कि मेरे पास
12 ग्राम थे पर मोल इसका मास, 12C आइसोटोप का ये मेरे पास मास है। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इंडिविजुअल मास से, तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 नीचे आ गया। ये क्या है मेरे पास, ये 1 यूनिट का मेरे पास वेट गिवन है, तो मैं 1 मोल का यहाँ से निकाल लूंगा कि कितने एटम्स हैं। तो वो मेरे पास जब मैं कैलकुलेट करता हूँ वो मेरे पास आता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं 1 मोल के अंदर। ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 1 मोल के अंदर वो कितने आएंगे, तो वो ये नंबर होता है, और इसको ही हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, ये हमारे पास एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्कॉट कह रहे हैं कि कैन यू एक्सप्लेन एवोगैड्रो अगेन। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट दैट अगेन। सो मैंने क्या किया, मेरे पास जो 12C आइसोटोप का उसका मैंने मास कैलकुलेट करके लिख दिया, वो आया मेरा 12 ग्राम 1 मोल के अंदर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि 1 मोल मतलब मेरे पास अगर सिंगल वो है, सिंगल कार्बन 12 एटम है, मैंने उसका मास डिटरमाइन किया, वो आया मेरे पास ये। अब यहाँ पर ये जो 12, ये जो मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी है न्यूमरेटर में, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास टर्म है ना 12 ग्राम पर मोल, ये है 1 मोल के वेट, और ये है मेरे पास 1 एटम का वेट। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये है 1 मोल का वेट और ये है 1 एटम का वेट। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर मोल, कि मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 मोल के अंदर, वो मेरे पास क्वांटिटी निकल कर आती है जब मैं डिवाइड करता हूँ 1 मोल के वेट को 1 एटम के वेट से। द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये चीज़ है वो। ओके, तो अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया इस तरीके से यहाँ पे, तब मेरे पास निकल कर आता है 6.022 इंटू 10⁻23, और हम इसको ही बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो अभी हमने जैसे पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ, तो वही साइंटिस्ट हैं, बस उनको रिस्पेक्ट देने के लिए नाम रखा गया था। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। सो पीटर का क्वेश्चन है कि क्या ये स्टैंडर्ड होता है। सो यस पीटर, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है हर किसी एलिमेंट के लिए, हर किसी एटम के लिए, हर किसी एलिमेंट के लिए, हर किसी कंपाउंड के लिए, या फिर हर किसी मॉलिक्यूल के लिए। जितनी भी टर्म्स हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड है, हर किसी के लिए सेम रहता है कि इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कि अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या लिख दूंगा मैं, सिंपल कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो चलो मैं इसको एक डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाता हूँ। सो लेट्स से कि मेरे पास, अब मैंने 1 मोल जब पढ़ लिया, तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास लेट्स से एक हाइड्रोजन का एटम है H2, और मैं बात करता हूँ इसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो सिंपल इसके 1 मोल में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। पीटर, ये बिल्कुल जनरली हर एलिमेंट के लिए वैलिड है। अगर मैं अब बात करता हूँ वाटर मॉलिक्यूल की, कि H2 मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो H2 के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, एंड सिमिलरली इफ आई विल से अबाउट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, सो इसके भी 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। 1 mole of hydrogen contains 2 atoms, बट वो जो 2 atoms हैं वो सिंपली क्या है कि अपने पास 1 मोल में नहीं है, वो सिंपल एक हाइड्रोजन एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये H2 मेरे पास एक एलिमेंट है, लेकिन मैं अगर इसके 1 मोल की बात करूँ, 1 मोल बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ये हाइड्रोजन क्या है, सिंगल एटम है, सिंगल मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सिंगल एटम में हम बात करते हैं कि उसके अंदर 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि कंप्लीट में देखूं 1 मोल बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को हम इतने एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हम बोलते हैं ना 2 एटम्स हैं, ये सिंपल एक एलिमेंट में है इसके 2 एटम्स। ये हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके अंदर होते हैं 2 एटम्स। लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो उसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो दोनों में चीजों में फर्क है। अगर अब मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूं, लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, O2 मेरे पास है, तो इसके अंदर होते हैं मेरे पास 2 एटम्स। लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके अंदर होते हैं मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर नहीं होता। 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
अब चाहे हम इसे मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करें, चाहे हम इसे एटम से रिप्रेजेंट करें, 1 मोल के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जो H2 मेरे पास लिखा है, ये एक मेरे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं? 3 एटम्स मौजूद हैं सिंपली। लेकिन अगर मैं इसके 1 मोल की बात करूं तो उसके अंदर है 6.022 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं इसी अगर 1 मोल की बात करूं तो इसके जो अगर मैं ग्राम में कैलकुलेट करूंगा तो वो बन जाता है मेरे पास मोलर मास। तो इफ आई विल कैलकुलेट 1 मोल्स इन 2 ग्राम्स तो वो हो जाएगा उस सब्सटेंस का मोलर मास। वो अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोलर मास निकालते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वैसे। तो अभी हमने मोल कंसेप्ट के बारे में जाना, मोलर मास अभी हम पढ़ेंगे। मैं स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पर थोड़ी। सो जो मोलर मास होता है, लेट्स से मेरे पास जो है वाटर का ही एक मेरे पास मॉलिक्यूल है H2O, मुझे इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो सिंपल जैसे मैंने देखा था कि हाइड्रोजन का वेट होता है 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका मेरे पास आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इसके 18 ग्राम्स वेट होता है 1 मोल के अंदर। और ये जो अगर मैं इसे लिखता हूँ मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेट से NaCl का, तो इसका जो वेट निकल कर आया था वो आया था 58.5 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मोलर मास रिप्रेजेंट करता हूँ। यस, पीटर का आंसर सही है 18 एंड NaCl का 58.5। सो जब हमने ये देख लिया तो अब हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब हम परसेंटेज कंपोजिशन क्यों पढ़ते हैं? लेट्स से कि मैंने क्या किया, एक नया कंपाउंड मतलब एक नई एलिमेंट का डिस्कवर कर लिया, नया कंपाउंड डिस्कवर कर लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आएगा कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और वो किस रेशियो में वहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन को डिफाइन करता हूँ। तो मेरे पास लेट्स से, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से मेरे पास है एक H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उनकी क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो मेरे पास जो पहला मेथड आता है वो निकलता है मास परसेंटेज का। तो इसकी जो कंपोजिशन है, अगर वो मैं मास के टर्म्स में निकालूं तो वो किस तरीके से निकालूंगा। सो मास परसेंटेज का मेरे पास फॉर्मूला होता है एक, इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं कि मास ऑफ डेट एलिमेंट, जिसकी हम जो है परसेंटेज निकालने वाले हैं, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज है तो इसकी मैं मल्टीप्लाई 100 के साथ कर दूंगा। 1 मोल इक्वल टू 6 पॉइंट। अच्छा, ये पीटर का एक क्वेश्चन आया। पीटर, जो हम लास्ट टाइम में बात कर रहे थे ना, देखो एक मिनट रुको, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन था, हम इसके एटम की बात कर रहे थे। तब हमने निकाला था कि इसके एटम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं। फिर जब हम बात कर रहे थे कंपाउंड की बात कर रहे थे, ये कंपाउंड है और ये मेरे पास एलिमेंट है। तो मैं जब एलिमेंट की बात करता हूँ तब मैं उसके नंबर ऑफ एटम्स की बात करता हूँ, और जब मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो मैं उसके मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ। और जब मैं किसी आयनिक कंपाउंड की बात करता हूँ, जैसे NaCl है, सॉल्ट है, तब मैं उसके फॉर्मूला यूनिट्स की बात करता हूँ। तो ये बराबर नहीं होते। ये जो आपने 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा है, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये तीनों चीजें बराबर नहीं है। क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा हूँ ना कि 1 मोल इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एटम्स, तब मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट के केस में। और जब मैं ये बात लिख रहा हूँ कि 1 मोल इक्वल होता है मॉलिक्यूल में, तब मैं बात कर रहा हूँ एक कंपाउंड के केस में। तो तीनों केसेस डिफरेंट है यहाँ पे। H2 जो है एक एलिमेंट है, उसका केस डिफरेंट है। H2O एक कंपाउंड है, उसका केस डिफरेंट है। H2O जो फॉर्म हुआ है तो वो H2 प्लस ऑक्सीजन को जुड़ के फॉर्म हुआ है, इसलिए मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ उस केस में। मैं उस एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ उस समय। और जब मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, वो है एक मेरे पास सॉल्ट, तो उसके केस में हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट्स की। तब ना हम उसके केस में एटम्स देखते हैं ना मॉलिक्यूल्स देखते। ओके, तो तीनों चीजें डिफरेंट हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट के पर्सपेक्टिव में बात करी थी जब मैंने एटम्स लिखे थे। मैं जब कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तब मैं वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं, ये तीनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती किसी भी। अब मैं ये लिख दूं कि H2 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं और वो बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट है जो मेरे पास, उसमें मैं मॉलिक्यूल की बात कर ही नहीं रहा, मैं H2O के केस में मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है आपको समझ में आ जाए ये बात, वरना हम इसकी वीडियो ऐसे अपलोड करेंगे, वहाँ पे आप रिपीट पर भी सुन सकते हैं आराम से। तो ये जो पर्सपेक्टिव वाली बात है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है जब भी हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। सो मैं बात करता परसेंटेज कंपोजिशन की। सो मैं इस तरीके से, मेरे पास फार्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन का। सो इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन।
तो लेट्स से आई हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब ये मेरे पास जो कंपाउंड है H2O, इसमें इसका जो एलिमेंट है H2, मुझे उसकी मास परसेंटेज निकालनी है। तो आई हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ H2। तो टोनी का एक क्वेश्चन है, सर टू कन्वर्ट एनी वैल्यू इनटू मोल शुड वी डिवाइड द वैल्यू बाय 6.022। हाँ बिल्कुल, आप इससे डिवाइड करिए, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स पता लगा लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। सो मास परसेंटेज ऑफ H2 हम निकाल रहे थे, तो वो क्या होगा, सिंपल, पहले मैं H2O का मास निकालता हूँ। H2O का मास हमने निकाला था, वो आया था 18, या फिर और अच्छे से बोले तो 18 ग्राम पर मोल आया था। अब यहाँ पर अगर मुझे H2 की परसेंटेज निकालनी है, तो मुझे पता है इसके 2 एटम्स हैं और H का वेट होता है 1, तो इसका H2 का टोटल वेट है 2। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मास ऑफ डेट एलिमेंट लिखूंगा 2, अपॉन करूंगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास है 18, तो 2/18 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। सो मेरे पास ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, ये आएगी कुछ मैं जल्दी से लिखता हूँ, 11 पॉइंट कुछ परसेंटेज के आसपास ही आ जाएगी। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11 कुछ परसेंटेज आएगी। फिर अगर मैं यहीं पे बात करूँ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम की, ये अगर मुझे ऑक्सीजन एटम का मास परसेंटेज निकालना है, सो मास परसेंटेज ऑफ ओ या फिर ऑक्सीजन, सो मैं उसे किस तरीके से लिखूंगा, मुझे पता है ऑक्सीजन का वेट होता है 16, डिवाइड करूंगा मैं उसके मोलर मास से कंपाउंड के, वो है H2O, तो ये हो जाएगा 18, और सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, ये कुछ निकल के आएगा 88.7 कुछ कर पर कुछ परसेंट, इस तरीके से ये आंसर आता है। तो इस तरीके से मैं किसी भी सब्सटेंस की मास परसेंटेज निकाल लेता हूँ। ओके, सो आप इस चीज को आराम से नोट डाउन कर लीजिए, मास परसेंटेज किस तरीके से हम निकालते हैं। सो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूले की। सो जेम्स का भी क्वेश्चन आया है कि किसी भी चीज को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 6.022 into 10⁻23 से। बिल्कुल जेम्स, आप ऐसे डिवाइड करिए और उसके आप नंबर ऑफ मोल्स पता लगा लेंगे। अगर आपको उसी टर्म में आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और मैं डिवाइड कर देता हूँ 6.022 या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये जो नंबर आया था ना मेरे पास निकल के 6.022 10⁻23, इसको मैं एवोगैड्रो कांस्टेंट ही बोल देता हूँ और इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसको Na को डिवाइड कर दूंगा आराम से, तो मेरे पास उसका आराम से मोल्स निकल कर आ जाएंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूले की और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, कि ये दोनों चीज होती क्या है और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट नंबर को। यस, अगर वो अगर जेम्स, मैं चाहूंगा आप जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना सब लोग, वो सब पब्लिकली पूछिए, उससे क्या होगा, सब लोगों को वो क्वेश्चंस दिखेंगे और सब लोगों को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। वरना अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्राइवेटली और मैं आंसर दे रहा हूँ, तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप जो है क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो पब्लिकली पूछिए। ओके, तो उससे सब लोगों को पता लग पाएगा कि डाउट क्या है और मैं किस चीज का रिप्लाई कर रहा हूँ। सो अभी जेम्स का क्वेश्चन आया कि बस एटम्स के केस में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, आप अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स में उसकी वैल्यू गिवन है, तब आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे, तब आप आराम से उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूले की और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। तो हम ये होता क्या है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं, पर थोड़ा बहुत एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माइंड में कि होता क्या है। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को वेरियस एटम्स के जो मौजूद है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशियोज रिप्रेजेंट करता है किसी कंपाउंड के। तो अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब लेट्स से कि मेरे पास है एक चीज H2O, सबको पता है कि ये वाटर है, लेकिन अगर मैं इसे 2H2O2 की तरफ, लेकिन अगर मैं इसे H2O जिस इस तरीके से है, इसको मैं H और इसको 1O हाफ के तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, तो एक तरीके से ये तो बड़ा ही अनयूजुअल सा वे हुआ इसको लिखने का। मैंने सिंपल क्या किया, 2 को डिवाइड किया 2 से, और O की तरफ जो 1 था उसको भी डिवाइड कर दिया 2 से। तो यहाँ पर ये जो O2 H2O लिखा हुआ है, इसको मैंने H1O12 लिखा है अभी के लिए। ये इनकरेक्ट मेथड है इसे लिखने का, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे लेट से हमारे पास है C6H12O6, ये मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला था। अब अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि मैं इसे 6 को डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास C1H2 और O1। अगर मैंने इसे कुछ 6 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिखा, तो ये जो मेरे पास है अपर वाली टर्म, ये होती है मेरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये जो नीचे जो टर्म लिखी है C1H2O1, ये होती है मेरी इम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल मैंने इम्पेरिकल फॉर्मूले में उसे डिवाइड कर लिख दिया उसके सिंपलेस्ट रेशियो से। जैसे यहाँ पे 6 है कैल्शियम, तो मैंने डिवाइड करके लिख दिया इस तरीके से, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। और जो 6,6H12O6 जो उसका ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला है वो होता है इसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है कि अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन and its molar mass is given 98.96. what are its empirical and molecular formula? तो मुझे निकालना है, मैं किस तरीके से निकालूंगा। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपके मोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो आप पूछ रहे थे कि एवोगैड्रो नंबर किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर परसेंटेज गिवन है कि मेरे पास हाइड्रोजन कितनी परसेंटेज में है, कार्बन कितने परसेंटेज में और क्लोरीन कितने परसेंटेज में है। मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूँ कि लेट से मेरे पास 100 ग्राम कंपाउंड मौजूद था शुरुआत में, ठीक है। और अगर 4.07% हाइड्रोजन है तो यानी कि उसके अंदर 4.07 ग्राम हाइड्रोजन थी और उसके अंदर 24.27 ग्राम कार्बन था और उसी के अंदर 75.65 ग्राम क्लोरीन था। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उनका मास में कन्वर्ट कर लिया जो मेरे पास परसेंटेज गिवन थी। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर तुरंत मोल्स कितने थे वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। CH2Cl करेक्ट आंसर है जेम्स, तो हम देख भी लेते हैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया। मैं यहाँ पर इसके मोल्स कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके जो एटॉमिक वेट है उससे डिवाइड कर दूंगा। अगर मेरे पास 4.07 ग्राम हाइड्रोजन थी तो H2 के मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैंने 4.07 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा तो मेरे पास 4 मोल्स आ गए। अगर मैं इसे लिखूं सिंपली C2H4Cl2, यस रिया, ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, करेक्ट है। तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ गया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए मेरे पास। अब अगर मुझे मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करने होंगे तो आई थिंक ये चीज़ आपको पता है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो बस मैं सिंप्लिसिटी के लिए बाकी लोग भी समझ लेंगे, मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मेरे पास 24.27 ग्राम मेरे पास कार्बन मौजूद थी, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, जो कि मोल्स ऑफ C निकाल रहा हूँ, कार्बन, सॉरी मैंने यहाँ पे CO2 लिख दिया, एक्स्ट्रा चीज लिख दी। सो हम यहाँ पे सिंपली कार्बन का मोल निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा 24.27/12, जो कि होता है लगभग लगभग 2 मोल्स के बराबर। और इसी तरीके से अगर मुझे मोल्स निकालने होंगे क्लोरीन के, वो भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो वो आ जाएगा मेरे पास कि जो भी मेरे पास टोटल परसेंट ग्राम में था 71.65, मैंने उसे डिवाइड कर दिया क्लोरीन के मास से, वो हो जाएगा 35। सो ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा 2 मोल्स। यस, तो जेम्स ने n निकाला है जो कि काम आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सो ये जो मोल्स आए हैं मेरे पास, यही अगर मैंने सिंपलेस्ट रेशियो में लिखूंगा, अगर मैं इसे देखूंगा सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने की कोशिश करूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे मेरे पास, अगर मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दूं, हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे 2, कार्बन के आ जाएंगे 1 और क्लोरीन के आ जाएंगे मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले पे अचीव कर लिया। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल मैं इन तीनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ, वो हो जाएगा कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन का 1। तो इस तरीके से ये आ गया मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो अब मैं देखता हूँ कि मैं इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इसका वेट निकाल लूंगा। इसका जो मेरे पास वेट निकल कर आएगा जब मैं कैलकुलेट करूंगा, सो कुछ कुछ आएगा 49.5, कुछ 49.5 ग्राम, कुछ इस तरीके से इसका वेट आएगा अगर मैं निकालूंगा। वो मैंने किस तरीके से किया, कार्बन का वेट लिखा है यहाँ पर 12 प्लस 2 टाइम्स किया हाइड्रोजन के वेट के, प्लस मैंने यहाँ पे किया 35.5 क्लोरीन के वेट के। तो ये चीज़ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 49.5 ग्राम आ जाएगी। अब मेरे पास जो टोटल मोलर मास है वो मेरे पास गिवन है 98 पॉइंट समथिंग, मेरे पास गिवन है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा था। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन में लिखा था मोलर मास मेरा 98.96 ग्राम। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मोलर मास था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एम्पेरिकल मास से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 98.9 डिवाइडेड बाय 49.5। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। तो यानी ये जो 2 आई है मेरे पास n की वैल्यू आई है, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ जाएगा। तो वो हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे मेरे पास 4, कार्बन आ जाएंगे 2 और क्लोरीन आ जाएंगे मेरे पास। तो इस तरीके से मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया। और अगर मैं इसे लिखूं सही तरीके से तो ये हो जाएगा C2H4 और Cl2। तो मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला।
सो इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ऊपर सब लोगों के क्वेश्चन थे कि मैं मोल्स के लिए क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने सिंपल इस तरीके से भी मोल्स में निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो मैं उसे एवोगैड्रो नंबर से भी डिवाइड कर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम नेक्स्ट अब देखते हैं टॉपिक स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमने मोलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सब हमने कैलकुलेट किए। तो जो स्टोइक्योमेट्री होती है वो डील करती है कैलकुलेशन ऑफ मासेस से ही। उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं मास का, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। तो अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली में। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ। एक रिएक्शन हो रही है मीथेन के बीच में CH4, और हम उसको क्या कर रहे हैं, कंबशन दे रहे हैं, मतलब कंबशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन जो है गैस है, मीथेन भी गैस ले रहे हैं हम, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 जो कि एक गैस है, और प्लस उससे निकल रहा है हमारे पास वाटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास वाटर निकल रहा है। तो ट्वाइस ऑफ H2 हमारे पास निकल रहा है, ट्वाइस ऑफ H2O, ये गैस में। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो मीथेन है और डाइऑक्सीजन है वो तो हो गए, ये दोनों साइड होगी अपनी रिएक्टेंट वाली, और ये वाली साइड होगी अपनी प्रोडक्ट वाली। कि हमने ये दोनों रिएक्टेंट्स को मिक्स किया और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पर जी लिखा है हर किसी के सामने जी, ये डिनोट कर रहा है गैस को। इसी तरीके से अगर मैंने एस लिखा होता तो रिप्रेजेंट करता सॉलिड को। इसी तरीके से एल लिखा होता वो रिप्रेजेंट करता लिक्विड को। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम केमिकल रिएक्शन को लिखते वक्त लिखते हैं। तो मैं से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास दो कोफिशिएंट है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है ये इसी को हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो ये जो स्टोइक्योमेट्री है इसको इससे हम स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बना सकते हैं। स्पेलिंग स्टोइक्योमेट्रिक की ये लिखी है तो आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 2 है ये 1 लिखा हुआ है CH4 के इधर, ये ACCO2 के इधर भी 1 लिखा हुआ है और ये 2 है। तो ये सब बता रहे हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल CH4 से और 2 मोल्स ऑक्सीजन के मिलने से 1 मोल CO2 और 2 मोल्स H2O बन रहे हैं। या फिर और मैं इसे कह सकता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के मिलने से या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलने से मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बन रहे हैं। या फिर अगर मैं इसे लीटर में रिप्रेजेंट करता हूँ, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 22.7 लीटर ऑफ CH4 के मिलने से या फिर 45.4 लीटर ऑक्सीजन के मिलने से बन रही हैं 22.7 लीटर CH4 CO2 और 45.4 लीटर H2O। क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री लैब में कोई भी रिएक्शंस करवाते हैं तो वो जनरली वॉल्यूम की फॉर्म में होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं रिएक्टेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड में शो करा। अब ये लिक्विड में किस तरीके से वैल्यूज निकलती हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि STP। उसके मदद से हम यहाँ पर वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 से और 2 × 32 कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ऑक्सीजन का, क्योंकि 16 होता है वेट। तो इतने ग्राम ऑक्सीजन से बन रही है 44 ग्राम CO2, और अगर मैं हाइड्रोजन का वेट H2O का वेट निकालूं तो हो जाएगा 2 × 18 ग्राम H2O। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करती हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा सिंपली कि किस तरीके से मैं मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप चीज़ अपने वर्ड्स में नोट डाउन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो वो भी आप चैट में लिख दीजिए। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ये इक्वेशन ही फॉलो करेंगे हम जो हमने यहाँ लिखी है। तो इसमें मैंने 16 ग्राम मीथेन ली, तो उससे कितने अमाउंट ऑफ वाटर मेरा फॉर्म हो रहा है कंबशन के बाद। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंबशन ही कराया था। जब मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो मेरे पास कितने ग्राम वाटर फॉर्म हो रहा है, 2 × 18, यानी कि 38 ग्राम मेरे पास वाटर फॉर्म हो रहा है जब मैं 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराता हूँ। ओके, सो अब एक न्यू टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का। कि अब हमने देखा कि किस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस होकर कुछ चीज फॉर्म कर रही हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है जो कंज्यूम हो रहा है वो कम अमाउंट में मौजूद है, तो जो रिएक्शन जो आगे प्रोसीड होगी वो उस कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड होगी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर जरूरत थी 2 × 32 ग्राम ऑक्सीजन की, यानी कि ये है 64 ग्राम ऑक्सीजन।
तो मेरे पास जरूरत तो थी 64 ग्राम ऑक्सीजन की 1 मोल CH4 के कंबशन के लिए, लेकिन लेट से मुझे मिली है 60 ग्राम ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन होगी वो 60 ग्राम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो CH4 जो यहाँ पर है वो कंज्यूम होगा वो 60 ग्राम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कंज्यूम होगा। तो इस वजह से यहाँ पर केस निकल के आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, और इसलिए ये चीज लिखी है डेट रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो कम अमाउंट में होगा उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। हम इसको यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। क्लास का टाइम भी वैसे ओवर तो हो ही रहा है, लेकिन हम फिर भी ये क्वेश्चन समझेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce NH3 गैस। मतलब ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास हैं तीनों चीजें। तो इस तरीके से 50 किलो है मेरे पास N2, 10 किलो है हाइड्रोजन, और इन तीनों दोनों को मिक्स करके NH3 बन रही है। तो हमें बताना है कि कितनी NH3 फॉर्म हुई, पहला, और दूसरा बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा था। सो वो हम देखते हैं। इज इट 38 ग्राम ऑफ वाटर और 36 ग्राम। तो वो आप जो भी होगा देखो मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो जाती है। अगर मैंने 38 लिख दिया हो, हाँ तो वो मैंने गलती से 38 लिख दिया, ये 36 होगा, सॉरी फॉर दिस। ये चीज़ें तो अब आप खुद भी समझ जाया कीजिए, 12th 11th में आ गए आप लोग। ओके, गलती हर किसी से होती है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में जो था वो था कि कैलकुलेट दी NH3 फॉर्म्ड और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। सो बेसिकली हमें NH3 कितनी बन रही है वो पता लगाना है, और लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा है हमें वो भी पता लगाना है। सो एक आपको हेल्प के लिए मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, बैलेंस्ड इनकी बैलेंस्ड रिएक्शन, जिसको हम फॉलो कर कर ये सॉल्व करने वाले हैं। सो जो रिएक्शन फॉलो हम करेंगे वो करेंगे N2 गैस जो मिल रही है 3H2 गैस के साथ और बना रही है NH3, इसके बन रहे हैं मेरे पास 2 मोल्स, ये भी गैस में। तो ये वाली रिएक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वैसे हमारे पास मास गिवन है N2 का, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है इसका N2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। तो हमारे पास 50 kg में गिवन थी N2। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ इसके, सबसे पहले kg को कन्वर्ट कर लेते हैं हम ग्राम्स में, कितने ग्राम्स ये हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम। ओके, अब मैं इसे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा इसके वेट से, जो कि n का होता है 14 और यहाँ पे N2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 14 ग्राम्स। तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू निकल कर आती है 17.86 इंटू 10⁻² मोल। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू निकल करके आती है, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं N2 के। तो मैंने क्या किया, सिंपल टोटल वेट को डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास से, तब भी मेरे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए। फिर अब इसी तरीके से मैं हाइड्रोजन के भी यहाँ पर मोल्स निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास 10 kg हाइड्रोजन मेरे पास गिवन थी इस क्वेश्चन में, 10 kg मेरे पास H2 गिवन था। तो अब मैं सबसे पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगी 10,000 ग्राम, और इसे डिवाइड कर दूंगा इसके एटॉमिक मास से, जो कि है वो जो आएगा 2 इंटू, क्योंकि हाइड्रोजन के टू एटम्स थे, तो 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगी मेरे पास अगर मैं इसे अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो ये कुछ मेरे पास निकल कर आएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। इस तरीके से मेरे पास निकल कर आ जाएगा, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के मेरे पास। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। सो मैं अबव इक्वेशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स N2 के हैं तो मुझे कितनी मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। सो मेरे पास जो था यहाँ पे वो 17.86 इंटू 10⁻² मोल आ गए थे N2 के, नाइट्रोजन के। तो मैं यहीं से पता लगा सकता हूँ कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी H2 की। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, मेरे पास H2 के 3 रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स की 1 मोल के लिए, यानी कि इस रिएक्शन में 1 मोल N2 के लिए मुझे 3 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मेरे पास 17.86 मोल्स हैं तो मुझे कितने H2 के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी 3 के साथ। तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की वो कितनी है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ H2 वो है मेरी 17.86 इंटू 10⁻²। अगर मैं इसको कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, सो मेरे पास ये कुछ निकल कर आएगा 5.36 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2। सो मुझे इतने नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन है मेरे पास इतने ही, तो यानी कि हाइड्रोजन मेरे पास ऑब्वियसली कम है। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट पूछा था कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन, सो वो आ जाता है मेरे पास यहाँ पर H2। तो H2 हो गया मेरे पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से हमने लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाया कि हमने एक्चुअल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितनी थी मोल्स की वो पता लगाया। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास कम है यहाँ पर इसमें, तो ऑब्वियसली
जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। सो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। हम 2-3 मिनट और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद क्लास एंड कर देंगे, ओके। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता लग गए। सो अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे पास अगर अब एक्चुअल में तो 5 × 10⁻³ मोल्स हैं, तो मुझे कितने NH3 की रिक्वायरमेंट होगी ये फॉर्म करने के लिए। इस तरीके से मैं इसे देखता हूँ। तो अगर मेरे पास 3 मोल H2 के लिए 2 मोल NH3 बन रहे थे, 3 मोल H2 के लिए मेरे पास 2 मोल NH3 बन रहे थे, तो 5 × 10⁻³ मोल के लिए कितने NH3 बनेंगे। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास 3H2 के लिए बन रहे थे 2 NH3, है ना, तो अब अगर मेरे पास 5 × 10⁻³ H2 हैं तो उसके लिए कितने बनेंगे। सिंपल मैथ्स है, इंटू 2/3 मैं इसके साथ कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 × 10⁻³ है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3 के साथ, तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ NH3 आ जाएंगे। सो ये निकल कर आएगा लगभग 3.3 × 10⁻³ इतने मोल ऑफ NH3, यानी इतने मोल ऑफ NH3 की मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास मोल्स गिवन है, NH3 का वेट मुझे पता है कितना होता है, N का वेट हो गया मेरे पास 14, हाइड्रोजन 3 है तो ये हो जाएगा टोटल 17। तो मैं यहाँ पे आराम से NH3 का वेट निकाल सकता हूँ, और वो मेरे पास निकल करके आएगा कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक मिनट, तो मेरे पास यहाँ पर जो 3.3 मोल्स हैं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं एटॉमिक वेट ऑफ NH3 की, और एटॉमिक वेट होता है NH3 का कितना, 17 ग्राम, ओके। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 56.1 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ NH3, जो मेरे पास फॉर्म होगी, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 56.1 kg NH3। तो मैं यहाँ पे वेट भी कैलकुलेट कर लिया मैंने किस तरीके से कि मेरे पास इतना वेट आएगा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या देखा शुरू से। सो हमने सबसे पहले देखा था एवोगैड्रो लॉ के बारे में, कि हम एवोगैड्रो लॉ क्या होता है हमने वो पढ़ा था। उसने बोला था कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमेशा के लिए उतने ही इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ये रिक्वायरमेंट होगा, इस तरीके से, ठीक है। और एवोगैड्रो ने भी बोला था कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी ये रिजल्ट पॉसिबल है। फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी कि उन्होंने अपने 4 पॉइंट्स दिए थे, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। दूसरे पॉइंट में बोला कि जितने भी एटम्स हैं, अब चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी मिलकर बना है, उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सेम मास रहता है, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरी चीज बोली कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं। फोर्थ चीज जो उन्होंने बोली वो बोली कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं ना ही वो बनते हैं ना ही बिगड़ते हैं, बल्कि बस वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमने देखे कि वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को प्रूफ नहीं कर पाए थे, और ना ही वो ये बता पाए थे कि एटम्स और कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। ये दो चीजें वो नहीं बता पाए थे, ड्रॉबैक थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। फिर हमने देखा एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। उसके लिए हमने देखा कि आजकल कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है उसका यूज बहुत होता है एटम्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए, और उसको यूनिट जो थी उसकी थी वो AMU थी, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 मास। तो 1 AMU का जो हमने फॉर्मूला था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि AMU को आजकल U लिख देते हैं, जिसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखा था, उसमें हमारे पास 3 आइसोटोप्स थे इस तरीके से, और हमने उनकी नेचर में जो अबेंडेंस होती है उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, जो निकल कर आया था लगभग 12U, या फिर एक्यूरेटली देखें तो 12.011U निकल कर आया था। फिर हमने मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो देखा, हमने CH4 लिया, उसके हमने इंडिविजुअल एटम्स का मास निकाल कर जोड़ दिया इस तरीके से। फिर हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास देखा था, वो आया था 180U। फिर हमने देखा फार्मूला मास क्या होता है, वो जनरली सॉल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे NaCl हो गया, और उसका मास भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम सिंपल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। तो वो आया था मेरे पास 58.5U। फिर हमने मोल कंसेप्ट के बारे में देखा कि किस तरीके से हम एवोगैड्रो नंबर निकाल रहे थे, या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो हमने इससे पता लगाया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर। फिर हमने देखा कि मास ऑफ 1 मोल जो होता है ऑफ सब्सटेंस का ग्राम के अंदर, वो उसका मोलर मास भी कहलाता है। और मोलर मास हमने ठीक उसी तरीके से फाइंड आउट किया जिस तरीके से हमने एटॉमिक मास ऊपर फाइंड आउट कर रहे थे।
फिर यहाँ पर हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक H2 है कंपाउंड और मुझे उसके एक एलिमेंट H2 का मास परसेंटेज निकालना है या फिर ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और वो मास परसेंटेज हमें दे देगा। फिर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास देखा, उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया यहाँ पर। फिर हमने स्टाइक्योमेट्री पढ़ी और स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करे कि किस तरीके से जो कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाता है, सो वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जैसे कि इस वाली इक्वेशन में हमारे पास वो हाइड्रोजन था जब हमने कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर हमने आराम से NH3 का जो वेट है वो भी कैलकुलेट कर लिया था, 56.1 किलोग्राम, जो प्रेजेंट होगी, जो बनेगी आखिरी में इस रिएक्शन से। ओके, सो अब हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जो यूट्यूब वीडियो है अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसको रिपीटेडली भी देख सकते हैं। मैथ्स की जो वीडियो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी आपको और आज के केमिस्ट्री लेक्चर की भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी साइट पर। आज हम वीकली टेस्ट भी अपलोड कर देंगे, तो कल जैसे आपकी कोई क्लास नहीं होती, मंडे के दिन आपकी छुट्टी रहती है, तो वीकली टेस्ट आप मंडे में परफॉर्म कीजिए। वो 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, वो आपको करना है सॉल्व। तो उससे क्या होगा कि आपने जो वीक में जो पढ़ी है ना जितनी भी चीज़ें, वो सब आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी या क्लियर हो जाएंगी और हम उसके डाउट्स जो होंगे वो नेक्स्ट क्लासेस जो भी होंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स की, उसमें ले लेंगे, कवर हो जाएंगे। सो जेम्स का एक फाइनल क्वेश्चन आया, सर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ H2 शुडेंट वी डू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 3। हाँ, ये किस तरीके से मतलब हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है चीज वो H2 का मोल सा ही है, तो हम इस चीज में N2 3 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 मोल ऑफ N2 के लिए 3 मोल्स ऑफ H2 बन रहे थे, तो 17.86 इंटू 10⁻² मोल ऑफ N2 के लिए कितने H2 बनेंगे, वो हमने सिंपल वो कैलकुलेट किया था, तो वो निकल कर आया था 5.36 इंटू दिस। तो वो ऑब्वियसली ज्यादा आया और हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू कम है, तो इस तरीके से हम वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ H2 हमने इस तरीके से फाइंड आउट करी थी।